हेलो। तो क्या हाल चाल है? और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी, वो हमने इससे कौन से एक्ट रिपील हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से इसके चैप्टर्स हैं और कौन कौन से इसके शेड्यूल्स हैं, वो हमने बात की थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने डिटेल में देखा था डेफिनेशंस का। उसके आगे आज हम इसमें चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, और लेक्चर के माध्यम से नोट्स बनाइए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। लेकिन सारे इसमें 13 जो एक्ट रिपील हो रहे हैं उनकी सबकी बातें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है कि अगर ये जब कमेंस होता है, जब भी इसका कमेंसमेंट होता है इस कोड का, और ये किसी एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है, तो उसके 60 डेज के अंदर उसको रजिस्टर के लिए अपील देनी है। अगर कमेंसमेंट पे ये किसी एस्टेब्लिशमेंट पर लागू नहीं होता है, तो जब भी होता है उसके 45 डेज के अंदर उसको अपील करनी है। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रजिस्टरिंग अथॉरिटी बनाई है, ठीक है, इस कोड के अंतर्गत, उस पर इसको अपील करनी है, ठीक है। और रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है देखेगा इसको, और अगर लेट होता है इस टाइम पीरियड से ज़्यादा तो एक लेट फीस वो लगाएगा। लेट फीस के साथ में, और अगर जो भी बात है उसके हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्टर करना है आपको। फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया होगा, उसके फॉर्मेट के आधार पर आपको रजिस्टर करना है, और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है, कि आपका रजिस्टर हो गया है। अगर आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनको फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो आपको एक जो टाइम पीरियड दिया जाएगा उसके एक्सपायर होने पे फिर ये अनरजिस्टर्ड माना जाएगा, ठीक है। और जैसा भी वो कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, तो विद इन 30 डेज ऑफ चेंज, अगर आपको कोई भी चेंज करना है, आपके ओनरशिप या मैनेजमेंट में कोई भी चेंज हुआ है, तो आपको 30 डेज के अंदर जो है बताना है, ठीक है। क्लोजिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कोई बंद कर रहे हो आप एस्टेब्लिशमेंट को, तब भी आपको जो है 30 डेज के अंदर बता देना है उस क्लोजिंग के, ठीक है। और जो भी आपके ड्यूज हैं वर्कर्स के, उनको क्लियर कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो वॉयलेट करता है इस कोड के प्रोविजंस को, ठीक है, या फिर मिस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एनी फैक्ट को, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, तो फिर गलत माना जाएगा ये, ठीक है। अपील की जा सकती है इसके खिलाफ, और गिल्टी में आएगा ये। और अपीलेट ऑफिसर जो है वो 30 दिन के अंदर आपको सुन के, आपको टाइम दे के, और उसका रिजल्ट उसको 30 दिन के अंदर देना है, ठीक है। अगर कोई भी माइन है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन ट्रेड बिजनेस है, ठीक है, तो आपको बंद करने के लिए सेड अथॉरिटी, जो भी बात की है हमने कि आपको बंद करने के 30 डेज के अंदर देना है, ठीक है, तो सब पे लागू है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप कर सकते हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उस जगह पे बोला हुआ है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, कि एक एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है और एक एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो पहले हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है कि वो ये ध्यान दे कि उसका वर्क प्लेस जो है वो हेजार्डस प्रोसेस से अलग रहे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड्स का वो पालन करे, रेगुलेशंस, रूल्स, बायलॉज, ऑर्डर्स जो भी उस कोड के अंदर उनका पालन करे। एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन या फ्री टेस्ट वगैरह करवाए, ठीक है। एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड कराए, ठीक है। डिस्पोजल हेजार्डस, अगर कुछ हेजार्डस या टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं तो उनका अच्छी तरीके से डिस्पोजल का वो ध्यान रखे, ठीक है। हर एम्प्लॉय को वो एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे जब उसका अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, और उसमें जो भी बातें गवर्नमेंट की द्वारा बताई गई हैं उनको बताए, ठीक है। और जो भी किसी भी एम्प्लॉय पे चार्ज लगाया जा रहा है, ठीक है, जो भी उसको चार्ज दिया जा रहा है वो उसकी सेफ्टी और वर्क प्लेस को ध्यान में रखते हुए दिया जाए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें वो ऑक्यूपेशनल डिजीज की टाइम टाइम पे करता रहे। सेफ्टी और हेल्थ के लिए पूरा ध्यान रखे, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क है, माइन है, डॉक वर्क है, प्लांटेशन है, तो जो भी उसको काम करवाया जा रहा है, ठीक है, वो बताया जाए उसको।
जो भी प्रोविज़न है या मेंटेनेंस है किसी भी प्लांट में, सिस्टम में, वो रिस्क टू हेल्थ और सेफ्टी के हिसाब से देख के बनाया जाए, ठीक है। अरेंजमेंट जो भी रहे वो सेफ्टी के हिसाब से हों, ठीक है। मतलब मोर ओवर सेफ्टी ही उसको ध्यान रखनी है, और ट्रेनिंग सुपरविज़न किया जाए टाइम टाइम पे, ठीक है। और वही बात है बार बार कि रिस्क टू हेल्थ का वो ध्यान रखे, ठीक है। जो माइंस वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके ओनर और एजेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एंड अदर प्रोविजंस के लिए ओनर और एजेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इस रेगुलेशंस के जो, इस कोड के जो रेगुलेशंस हैं उनका पूरा ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, मीन्स ये संज्ञान में आता है कि इस कोड के नियमों का पालन नहीं किया गया है, ठीक है, तो गिल्टी माना जाएगा जब तक कोई प्रूफ ना कर दे कि उसकी जानकारी के बाहर या उसने ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी पालन करने की कोशिश की थी पर फिर भी कोई दिक्कत आई है, ठीक है, तभी एक माफी है, वरना उसको जो है मतलब सजा है फिर, जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और सुपरविजन में जो भी लोग हैं वो कौन कौन माने जाएंगे इस कोड के तहत, जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, सुपरविजन के लिए, ठीक है, मैनेजर है माइन का, या ओनर एंड एजेंट, या फिर द पर्सन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 24। तो जो भी सेक्शन 24 के हिसाब से है, या ओनर या एजेंट है या मैनेजर है या फिर ऑफिशियल है सुपरविजन के लिए, तो उसको जो है गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर कुछ डिज़ाइन बनाता है या मैन्युफैक्चर करता है या इंपोर्ट करता है, सप्लाई करता है, तो वो ध्यान रखे कि वो सारे आइटम जो हैं वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हों, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ना हों, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन उनकी दी जाए, ठीक है। उनका यूज़ कैसे करना है वो डिज़ाइंड हो, टेस्टेड हो, कंडीशंस जो भी हैं उनका ध्यान रखा गया हो, ठीक है। और आउटसाइड इंडिया भी भेजता है तब भी वो ध्यान दे कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हों, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो अडॉप्ट किए गए हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह की गई हो, ठीक है। कोई भी डिज़ाइनर मैन्युफैक्चर जो है वो इस बारे में जो कंसल्टेशन होगा नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे, उसके रेगुलेशंस के हिसाब से सब चीज़ करे, ठीक है। जो भी इस तरह की डिज़ाइन बनाता है, सप्लाई करता है कुछ भी, ठीक है। और कोई भी जो पर्सन है वो मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है, मीन्स एक तो सप्लाई करने वाला हो गया और एक जो खुद इंपोर्ट करता है, ठीक है, उसको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी वो भेजे वो प्रैक्टिकेबल हों, टेस्ट किए गए हों, रिस्क नहीं हो उनमें हेल्थ का, ठीक है, कोई इनमें दिक्कत नहीं हो, सारी चीज़ें वो करके भेजा जाए। ये जो हमने बात की इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत, तो उसमें आर्टिकल किसको कहा जाएगा? आर्टिकल कहा जाएगा किसी भी प्लांट और मशीनरी को, मीन्स प्लांट और मशीनरी बनाने वालों के लिए बात है, यूज़ करने वालों के लिए बात है। सब्सटेंस किसको कहा जाएगा? सब्सटेंस मीन्स एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस वेदर इन अ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, इन द फॉर्म और गैस और वेपर। किसी भी कंडीशन में जो सब्सटेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिकेबल हो, टेस्ट किया हुआ हो। सब्सटेंसेस फॉर यूज इन फैक्ट्री मीन्स एनी सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज बाय पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो जो भी सब्सटेंसेस यूज आएंगे फैक्ट्री में उन सबकी बात इसमें की गई है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है, डिज़ाइनर है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क इस तरीके से किया जाए कि जो उसकी फैक्ट्री है वो इस तरीके से हो कि उसमें कोई सेफ्टी का, हेल्थ का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एडिक्वेट केयर दी जाए, मतलब जो भी वेंटिलेशन है प्रॉपर रहे, सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें किसको माना जाएगा? इस केस में जो भी मालिक किसको माना जाएगा? तो एम्प्लॉयर और ओनर और एजेंट और मैनेजर इन सेक्शन 64 इन केस ऑफ माइन, एम्प्लॉयर और मैनेजर इन रिलेशन टू फैक्ट्री और रिलेट्स टू डॉक वर्क, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट इफ प्लांटेशन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये इसमें बताया गया क्लियरली कि सेक्शन 64 माइन के केस में एम्प्लॉयर, मैनेजर, एजेंट, ओनर सबको माना जाएगा। फैक्ट्री केस में एम्प्लॉयर या मैनेजर, प्लांटेशन बिल्डिंग या फिर अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में एम्प्लॉयर को माना जाएगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई डिजीज इस तरह की निकलती है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया जाएगा, और मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर ये कह देता है कि हाँ भाई इसको दिक्कत हुई है, तो उसको बताना है, जो इंस्पेक्टर है उसको बताना है उसको। अगर वो नहीं बता पाता है, ठीक है, जो टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत, तो उस पर भी जुर्माना है, ठीक है। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बात है, 10,000 रुपये तक का उसको जुर्माना हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, एम्प्लॉय को क्या क्या करना चाहिए। तो एम्प्लॉय को रीजनेबल
केयर लेनी चाहिए अपनी हेल्थ और सेफ्टी के लिए, ठीक है। सेफ्टी और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो है, ट्रेनिंग जो है उसका पूरा पालन करना चाहिए। एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग और स्टेचुरी ऑब्लिगेशंस में कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर उसको लगता है कि अनफेयर है या अनहेल्दी है, ठीक है, तो उसको बताना चाहिए। पहले एम्प्लॉयर को बताना चाहिए सेफ्टी कमेटी के माध्यम से। तो सेफ्टी कमेटी आ रही है, इसका मतलब सेफ्टी कमेटी भी इसके तहत बनाई जाएगी, ठीक है। इसकी बात हम अलग से भी करेंगे, सेफ्टी कमेटी क्या होती है, क्वेश्चन भी आता पिछली बार, ठीक है। तो सेफ्टी कमेटी के द्वारा भी वो बता सकता है और खुद भी बता सकता है। अगर एम्प्लॉयर को नहीं लगता है कि ये सही कह रहा है, मतलब इसमें रिस्क हो सकता है, ऐसा उसको नहीं लगता है, तो उसको फिर लेकिन इंस्पेक्टर को उसको रिपोर्ट जरूर करना चाहिए, इंस्पेक्टर को जरूर बताना चाहिए, ठीक है। और कोई भी उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किसी अप्लायंसेस को, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए विलफुली और विदाउट विलफुली, उसको जो है एंडेंजर नहीं करना चाहिए हिमसेल्फ को, मतलब खुद के लिए खतरा नहीं मोल लेना चाहिए जबरदस्ती में उसको, ठीक है। कोई भी ऐसी ड्यूटी करनी चाहिए जो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पे वो कर सकता है, वो सब करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए, ठीक है। इसके बाद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है देखेगा, जो मैंने आपको बोला कि अगर किसी को लगता है कि रिस्क है और वो बताता है, तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताना ही है, और फिर वो लास्ट में वही डिसाइड करेगा कि रिस्क है या नहीं, और वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में वही सारी चीज़ें आएंगी कि जो मैंने आपसे बात की कि नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। तो ये इसको नेशनल बोर्ड के रूप में, नेशनल बोर्ड कहेंगे हम इसको इस एक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। तो जो नेशनल हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो बोर्ड बना रहे थे, उसको यहाँ पे पूरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड कर दिया गया है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना, इम्प्लीमेंटेशन उसका देखना, इशुएंस ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इस कोड के लिए जो है उसको पॉलिसी प्रोग्राम को देखना, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू दिस कोड टाइम टू टाइम उसको देखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही पूछा गया था पिछली बार ESIC के लिए। तो ध्यान रखें कि पूरा इसका बोर्ड जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और ये तो कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बोर्ड में होगा सबसे पहले चेयरपर्सन कौन होगा, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का सेक्रेटरी जो होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, एक्स ऑफिशियल। इसके बाद में इसका जो डायरेक्टर जनरल होगा वो होगा फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, ठीक है। जो फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर जनरल इसका एक मेंबर होगा, एक्स ऑफिशियल। उसके बाद में जो डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी धनबाद, उसका जो डायरेक्टर जनरल है वो इसका मेंबर होगा। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स नागपुर, इसका एक मेंबर होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन इसका जो न्यू दिल्ली का है उसका एक मेंबर होगा। चीफ लेबर कमिश्नर न्यू दिल्ली इसका एक मेंबर होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीलिंग विद लेबर मैटर्स ऑफ 4 स्टेट्स इसका मेंबर होगा। डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली इसका एक मेंबर होगा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज इसका मेंबर होगा। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज होंगे और 5 रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव, और ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज, और इसका चेयरपर्सन कौन होगा, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से ये पूरा बनेगा, ठीक है। और कौन होंगे, 5 एमिटेंट पर्संस कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो 5 मेंबर और लिए जाएंगे जो इस फील्ड से कनेक्टेड हो। और जो इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा वो होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, वो इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा। इन सबका जो टर्म होगा वो 3 साल का होगा, ठीक है। बाकी सेंट्रल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा कि इनको कैसे चलना है, कैसे इनके काम करने हैं। अभी क्योंकि बोर्ड जो कोड है वो अस्तित्व में नहीं आया, तो आगे जानकारी नहीं है कि कैसे कैसे ये अपना काम करेंगे, ठीक है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा इनको बताएगी वैसा वैसा करेंगे। इसी आधार पे जो है उनकी क्वालिफिकेशंस और वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कैसे कैसे उनको लेना है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे कैसे उसको करना है। जैसे वहां पे 11 से 17 मेंबर थे सेंट्रल में, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में 9 से 11, ठीक है। यहाँ पे नंबर जो है वो मैंने आपको बताया सेंट्रल के
कौन कौन उसमें लोग हैं, ठीक है, 5 5 5 15 तो वही हो गए और बाकी सब वो लोग हैं जो बताए बड़े बड़े आदमी, ठीक है। और इसमें जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है इसमें ऐसा कुछ मतलब दोनों में नंबर अभी ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन बताया गया कि कौन कौन मेंबर होगा। इसीलिए कोड भी हमको पढ़ना है और एक्ट भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों से पूछा जा सकता है कि इसमें क्या था और अब क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी इसी तरह होगा, जो स्टेट के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसा काम करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो नोटिफिकेशन निकाल के स्टैंडर्ड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ फॉर वर्क प्लेस रिलेटिंग टू फाइन माइन फैक्ट्री वर्क डॉक वर्क बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वो डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। और क्या देखना है कि फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कोई हैजार्ड ना हो किसी कंपनी में, और कोई भी जो काम करने वाले हैं उनके लिए हैजार्डस कंडीशंस ना हो, ठीक है, सिम्टम्स कोई दिखे, मतलब ये सारी चीज़ें फिर इन बोर्ड्स को करनी है, पूरा देखना है, इनके हिसाब से एनालिसिस करना है, चीज़ें बनानी है, ठीक है। और जो भी मैटर्स स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल में उन सब पे ये देखेगी। सेकंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ मैटर्स है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनके हिसाब से सब पे ये काम करेंगे। और जो भी मैटर हैं, चाहे वो बीडीसी कार वर्कर का, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, डॉक वर्कर, सब इनके पास आएंगे, माइन फैक्ट्री, क्योंकि इस एक्ट में सब कुछ है, ठीक है। ये जितनी चाहे नंबर ऑफ कमिटीज, एडवाइजरी बोर्ड, जो भी ये चाहे, ये बोर्ड जो हमने बताया नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ये जितने चाहे उतने कमिटीज और बोर्ड आगे बना सकते हैं, इनके ऊपर है, ठीक है। इनके पूरा हाथ में है वो चीज़, ठीक है। आगे जो भी चाहे बना सकते हैं। और फिर ये जो भी लोग हैं ये चाहे जब, ठीक है, किसी भी वर्किंग आवर्स के टाइम पे चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन केस ऑफ फैक्ट्री और माइन, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ फैक्ट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इन केस ऑफ माइन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन केस ऑफ फैक्ट्री और माइन, सच अदर ऑफिसेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये किसी भी वर्किंग आवर्स में जाके सर्वे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। और अलग से इनका स्पेसिफिकेशन दिया गया है, फिर से सुन लीजिए। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है फैक्ट्री और माइन के केस में कभी भी जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट वो फैक्ट्री के केस में, माइन के केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, और फैक्ट्री और माइन के केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और भी अगर कोई ऑफिसर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताती है तो ये कभी भी जो है जाके मुआयना कर सकते हैं, ठीक है। जनरल स्पेशल ऑर्डर निकालने की भी जरूरत नहीं है, इनके पास अधिकार है, कभी भी जाके मुआयना कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है लागू करना है जहां भी फैक्ट्री और बिल्डिंग है, फैक्ट्री और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो 500 से ज़्यादा, जहां भी, और माइन के केस में 100 से ज़्यादा पे ये सब अप्लाई करना है। ये कभी भी जाके देख सकते हैं जो बात हमने कही है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस की। तो वही सब सारी चीज़ें लगभग एक जैसी जो ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस, हाइजीन, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, एयर इन वर्क रूम्स, एडिक्वेट स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, एडिक्वेट लाइटिंग, यूरिन, लेट्रिन्स, वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स या एनी अदर एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बताती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है एम्प्लॉयर को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेलफेयर प्रोविजंस की चैप्टर 6 में। तो वेलफेयर प्रोविजंस में भी यही सब है कि वेलफेयर के लिए जो है काम करने हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के। तो वही ये बाथिंग प्लेस और लोकर रूम जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज के लिए सेपरेट होने चाहिए। ट्रांसजेंडर शब्द नया जुड़ा है, ठीक है, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेकर तीसरा जेंडर घोषित किया गया है। तो आपको सब जगह एक अलग से जेंडर मिलेगा ट्रांसजेंडर, उसकी बात भी क्योंकि नया कोड है इसलिए इसमें की गई है कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए अलग से सेपरेट बाथिंग प्लेसेस और लोकर रूम होने चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी जो है मेल और फीमेल के लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है। और वर्किंग आवर्स के टाइम पे कपड़े सुखाने वगैरह का, ठीक है, वो सब अरेंजमेंट होना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जो स्टैंडिंग पोजीशन में वर्कर होते हैं उनके लिए। अगर 100 से ज़्यादा वर्कर हैं इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है, तो उनके तो एक कैंटीन का एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल वर्क आवर्स। इसके बाद में अदर वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो अपनाने चाहिए, जैसा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। एम्बुलेंस रूम होना चाहिए एवरी फैक्ट्री में, ठीक है, माइन या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में जहाँ 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, हॉल्टिंग स्टेशंस, यूनिफॉर्म्स, रेन कोट्स, अदर एम्यूनिटीज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन और कोल्ड फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, क्योंकि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर भी इस सेक्टर में आते हैं।
तो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए भी सारा होना चाहिए, ठीक है, जो भी उनको शेल्टर रूम वगैरह सब चीज़ है, ठीक है, होल्डिंग स्टेशन। इसके बाद में सेपरेट शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर वर्कर एंड लंच रूम इन एवरी फैक्ट्री एंड माइन वेयर इन मोर देन 50 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जहाँ भी 50 से भी ज़्यादा लोग हैं, रेस्ट रूम, उनको सब चीज़, सेपरेट शेल्टर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। और मोटर ट्रांसपोर्ट वालों की जहाँ तक बात है, तो वो रात में होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उनको वो सुविधा के लिए भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए, वेलफेयर कमेटी भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। और अगर वहीं रुकना पड़ता है तो जो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं तो उनको वहीं रुक के काम करना होता है, तो उनको अकोमोडेशन, खाना पानी सब कुछ आपको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कराना है। और अगर उसके लिए आप जमीन जो है किसी म्यूनिसिपल बोर्ड से, लोकल अथॉरिटी से लेते हो तो जाते हुए उसको वापस करके जाना है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वहन करने हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर अगर नहीं करता है तो उस केस में फिर आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करना है, जो हमने पहले ही बात की थी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में, ठीक है। और कोई भी अलग मैटर है तो वो सब करना ही है, ठीक है, जिस भी बारे में इस कोड में बात आती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रैच के लिए भी रूल बनाया है कि जहाँ 50 से ज़्यादा इस तरह के एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे आपको क्रैच की सुविधा देनी है, आपके जो फील्ड है उसी में देनी है, ठीक है, जहाँ पे 6 साल से कम के बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सबसेक्शन है, इसके पर्पस के लिए म्यूनसिपालिटी वही कही जा रही है जो आर्टिकल 243 में है, पंचायत वही कही जा रही है जो आर्टिकल 243 में है, ठीक है। अगर किसी पंचायत या किसी म्यूनसिपालिटी के अंतर्गत भी कोई आती है, ठीक है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उनसे भी आप वेलफेयर फैसिलिटीज मांग सकते हो। इसके लिए जो है आर्टिकल 243 के अंतर्गत म्यूनसिपालिटी और आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायत कही जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 7 हाउस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विद वेजेस, ठीक है। तो क्योंकि ये सबसे रिलेटेड है और सबकी वेजेस, जो लीव विद वेजेस है उनकी बात भी इसी में की जाएगी। तो अलाउड वर्क टाइम फॉर वर्क की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी गवर्नमेंट बताएगी वैसा आपको देना है, ठीक है। बस इतना जरूर है कि हर एक वीक में एक दिन आपको देना है, ठीक है। अगर कोई मोटर ट्रांसपोर्ट वगैरह के हैं और आप 6 दिन मतलब एक वीक में नहीं दे पा रहे हैं तो 10 दिन में तो आपको एक छुट्टी देनी ही है, ठीक है। और अगर कोई शिफ्ट में काम करता है जिसकी शिफ्ट 12 बजे के ऊपर निकल जाती है तो फिर वो जो टाइम होगा 12 बजे के बाद का वो पिछले दिन में काउंट किया जाएगा, और उसकी शिफ्ट जब खत्म हो रही है तब से उसको 24 घंटे का गैप आपको देना है, ठीक है। और जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको 20 दिन के अंदर 20 दिन की एक्टिव सर्विस पे आपको एक छुट्टी दी जा सकती है। और जो माइंस वगैरह हैं वहाँ पे 15 दिन में दी जा सकती है। और एडोलेसेंट यानी जो 15 साल वाले होते हैं, 15 साल से 18 के बीच के, उनको भी 15 दिन पे एक छुट्टी दी जा सकती है, ठीक है। और सबके लिए अलग बताया जाएगा जब ये कोड आएगा कि माइन वाले कितने घंटे काम कर सकते हैं, शिफ्ट वाले कितने घंटे काम कर सकते हैं। जितना उनको बताया जाएगा उतना ही उसमें मतलब उनको करने दिया जाए। और जहाँ तक मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर की बात है तो जो उनका टाइम स्पेंट इन वर्क ड्यूरिंग द रनिंग टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो भी काउंट होगा, टाइम स्पेंट इन सब्सिडायरी वर्क भी काउंट होगा, और पीरियड्स ऑफ मियर अटेंडेंस एट टर्मिनल ऑफ लेस देन 50 मिनट्स ये भी काउंट होगा। तो इसमें डिटेल में बताया गया रनिंग टाइम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो रनिंग टाइम में पूरा आता है जो मतलब कोई उसको वाहन मिला वो लेके जा रहा है, ठीक है, पूरा उसमें टाइम आएगा। सब्सिडायरी वर्क मीन्स वो रजिस्टर में एंट्री कर रहा है, सवारी बिठाने में, उतारने में, जो भी उसको टाइम लग रहा है। या फिर मियर अटेंडेंस, वो कहीं पे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है लेस देन 15 मिनट्स, तो वो भी सब इसमें काउंट होगा, उसको भी इसमें डिटेल में बताया गया है, ठीक है, कि कौन कौन सा टाइम जो है अटेंडेंस में काउंट होगा, कौन कौन सा टाइम सब्सिडायरी वर्क में काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्नड लीव जो होगी वो लीव लेने के लिए कोई कब एलिजिबल है। 108 दिन अगर उसने काम किया है साल में, ठीक है, तो वो लीव लेने के लिए है एलिजिबल। अगर उसने 1 जनवरी से ज्वाइन नहीं किया है, बाद से ज्वाइन किया है, तो जो उसका रिमाइंडर है, जो साल का हिस्सा शेष बचा है उसमें अगर उसने चौथाई काम किया है
तो वो लीव के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और जो अर्नड लीव ईएल उसको मिलेगी फुल वेजेस पे, वो 1/11 ऑफ द पीरियड स्पेंड ऑन ड्यूटी, ठीक है, यानी लगभग हर 11 दिन में उसको एक ईएल मिल जाएगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट की हम बात करें तो वो हाफ ऑफ द वेजेस, ईएल फुल वेजेस पर रहेगी और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो हाफ वेजेस पर रहेगा, ठीक है। और जितनी मैक्सिमम लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उतना वो ले सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा मीन्स उसने मांगी है पर उसको दी नहीं गई है ईएल, तो ईएल मीन्स अर्नड लीव, इसका आपको पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर उसने ली है और उसको दी नहीं गई है तो फिर उसकी 30 से ज़्यादा, वैसे तो 30 की लिमिट है कि जो कैरी फॉरवर्ड होगी अगले साल में वो 30 ही हो सकती है, लेकिन अगर उसको दी नहीं गई है तो 30 से ज़्यादा भी वो लेके जा सकता है। और अगर वो चाहे कि मुझे इसी साल एनकैशमेंट दिया जाए तो वो भी उसको दिया जा सकता है। अगर कोई मर जाता है या निकाल दिया जाता है या ऐसा कुछ भी है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो उसकी जो लीव का एनकैशमेंट है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखते हुए माना जाए, मतलब ये देखते हुए दिया जाएगा कि जो भी पूरे साल का, भले उसने पूरे साल जॉब नहीं की है पर पूरे साल का देखते हुए उसको दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक एडोलेसेंट की बात है तो जो किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है, उसके आधार पे ही इसको दिया जाएगा, ठीक है। और माइन के केस में अगर कहीं सरकार को लगता है कि जो सबसेक्शन 1 है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें फेवरेबल हैं, ठीक है, तो वो सरकार उसको दे सकती है और अपने हिसाब से इनमें चेंज कर सकती है, कुछ प्रोविजंस ऐड कर सकती है, कुछ प्रोविजंस हटा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं चैप्टर 6 तक। इसके बाद चैप्टर 7 से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लंबा एक्ट है, डिटेल में पढ़ना है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।